दिसंबर 1967 आर्कायोलॉजिस्ट माइकल ओकेली एक 5000 साल पुराने तारीख मकबरे में दाखिल हो रहा था। वो टॉम्ब के अंदर दाखिल होने के बाद लंबे से पैसेज वे से गुजरकर ब्यूरियल चैम्बर तक पहुंचा, जहां 5000 साल पहले लोग अपने मुर्दों को दफन किया करते थे। चंद ही लम्हों में वो एक ऐसा हैरत अंगेज मंजर देखने वाला था जिसने ओकेली को आर्कायोलॉजी की दुनिया का एक फेमस नाम बना दिया। वो पिछले 5 साल से इस मकबरे की खुदाई कर रहा था। ये न्यू ग्रेंज आयरलैंड का एक बहुत ही मैसिव टॉम्ब है जिसे 3200 BC में बनाया गया था, यानी कि ये मिस्र के पिरामिड से भी ज़्यादा पुराना है। इस टॉम्ब की एंट्रेंस के पास एक रेक्टेंगुलर ओपनिंग थी जिसको ओकेली ने रूफ बॉक्स का नाम दिया था, और उसने लोकल्स से सुन रखा था कि इस टॉम्ब को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि विंटर सोलिस्टिस के दिन, यानी जिस दिन सूरज ज़मीन से सबसे ज़्यादा दूर होता है और जो साल का सबसे छोटा दिन होता है, उस दिन के सूरज की पहली किरण इस टॉम्ब के रूफ बॉक्स से गुजरती हुई सीधी ब्यूरियल चैम्बर तक जाती है और ब्यूरियल चैम्बर के पीछे बैक पर बने हुए ट्राई स्पाइरल्स को रोशन कर देती है। और आज वो यही बात कंफर्म करने के लिए रात के इस पहर अकेले इस मकबरे में मौजूद था। और जैसे ही सूरज निकला तो सूरज की पहली किरण वाकई रूफ बॉक्स से गुजरती हुई बेरियल चैम्बर तक पहुंचना शुरू हो गई। लेकिन ये बेरियल चैम्बर के बैक पर बने हुए ट्राई स्पाइरल को एलिमिनेट नहीं कर रही थी, बल्कि ये बेरियल चैम्बर के एंड सेंटर में वस्त में ज़मीन पर पड़ रही थी। धीरे धीरे ये रोशनी फैलना शुरू हुई और पूरा चैम्बर रोशन हो गया। वो बगैर लैंप के पूरे चैम्बर में बासानी घूम सकता था, बल्कि वो कई फीट ऊंची दीवारों को भी आसानी के साथ देख सकता था। ये रोशन मंजर पूरे 17 मिनट तक ऐसा ही रहा। उसके बाद सूरज धीरे धीरे इस ओपनिंग से हटना शुरू हुआ और फिर पूरा चैम्बर दोबारा तारीक हो गया। दोस्तों, न्यू ग्रेंज का ये टेम्पल विंटर सोलिस्टिस के साथ इस तरह से अलाइन है कि साल में सिर्फ एक दफ़ा 3 से 4 दिन के लिए विंटर सोलिस्टिस के मौके पर सिर्फ 17 मिनट के लिए ये फिनोमिना ऑब्ज़र्व किया जाता है। जब 17 मिनट के लिए ये चैम्बर ब्राइटन अप होता है, उसके बाद पूरा साल ये डार्कनेस में रहता है। उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कोई ऐसा अनोखा टेम्पल नहीं है, लेकिन बल्कि वेस्ट में न्यूलिथिक एरा के ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जो किसी न किसी सेलेस्टियल इवेंट के साथ या सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के साथ अलाइन है। कोई विंटर सोलिस्टिस के साथ अलाइन है, तो कोई समर सोलिस्टिस के साथ अलाइन है, तो कोई दोनों के साथ अलाइन है, और कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि चांद के साथ अलाइन है। यकीनन आपने स्टोनहेंज का जिक्र सुन रखा होगा, जो कि समर सोलिस्टिस के सनराइज के साथ भी अलाइन है और उसके साथ साथ विंटर सोलिस्टिस के सनसेट के साथ भी अलाइन है। और उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है कि ये फिनोमिना सिर्फ वेस्ट में ही नहीं ऑब्ज़र्व किया गया। यकीनन आपने मिस्र के बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स के बारे में सुन रखा होगा जो कि किसी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के साथ अलाइन है, जैसे कि ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गिज़ा के बारे में कहा जाता है कि वो ओरायन बेल्ट के साथ अलाइन है। अगरचे उसके बारे में काफ़ी डिबेट है, लेकिन उनके अलावा भी मिस्र में अबू सिम्बल टेम्पल, जो कि फ़ेरो रामसेस II का बनाया हुआ टेम्पल था, वो भी बिल्कुल न्यू ग्रेंज की तरह साल में सिर्फ 2 मौक़ों पर 20 से 25 मिनट के लिए ब्राइटन अप होता है, और उन 20 से 25 मिनट्स के दौरान उसके अंदर रखे हुए स्टैचूज़ रोशन हो जाते हैं और उसके बाद फिर वो डार्कनेस में चले जाते हैं। सवाल ये है कि आखिर इन लोगों ने इतनी मेहनत के साथ इतने ज़्यादा कैलकुलेटेड स्ट्रक्चर्स क्यों बनाए, जबकि उनके पास आज की तरह की मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, जिसका मतलब ये है कि उनको इन स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए कई जनरेशन्स का सेलेस्टियल ऑब्जर्वेशंस का रिकॉर्ड चाहिए होगा। तो आखिर उनको ऐसी क्या ज़रूरत थी कि उन्होंने इतनी मेहनत के साथ ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाए जो कि किसी सेलेस्टियल इवेंट के साथ सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए अलाइन थे। दोस्तों, इसका जवाब ये है कि ये स्ट्रक्चर्स असल में ऐसे पोर्टल्स थे, ऐसे दरवाजे थे जो कि साल में 1 या 2 दिन के लिए खुलते थे। यकीनन मेरी ये बात आप में से बहुत से लोगों के लिए हज़म करना बहुत मुश्किल होगी, लेकिन ये मैं नहीं कह रहा, ऐसा बहुत सारे आर्कायोलॉजिस्ट कहते हैं, और मैं उनकी दी हुई दलीलों के ज़रिए से अपनी बात को एक्सप्लेन करूँगा। दोस्तों, असल में ये ऐसे पोर्टल्स थे जिसके ज़रिए से इनके मुर्दों की रूहें इस वर्ल्ड से, यानी जिसको वो मिडिल वर्ल्ड कहते थे, इससे वो अंडरवर्ल्ड में जाया करती थी।
तो इन पोर्टल्स को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे आपको अंडरवर्ल्ड का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और अंडरवर्ल्ड को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे आपको शमनिज़्म के बारे में बताना पड़ेगा। आप में से शायद कुछ लोगों ने शमन्स का जिक्र सुन रखा होगा। दोस्तों, शमनिज़्म एक ऐसी प्रैक्टिस है कि जब मैं इसके एक्सपीरियंसेस के बारे में आपको बताऊंगा तो आप भी सवाल करेंगे कि ये कैसे मुमकिन है, क्या ये लोग झूठ बोल रहे हैं या इनको वाकई ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं। मेरा नाम है हस्सान खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्लेट। सदियों पुरानी हंटर गैदरिंग सोसाइटीज की कुछ बाकियात आज से कुछ अरसा पहले तक दुनिया में बाकी थी। यानी कुछ ऐसे कबाइल थे जो जंगलात में रहा करते थे और अब तक वो हंटर गैदरर सोसाइटी की सूरत में रहा करते थे। इन कबाइल में से अक्सर में एक प्रीस्ट क्लास हुआ करती थी, यानी इनके रूहानी उलमा हुआ करते थे, और ये जो रूहानी उलमा थे ये नेचर से बहुत ज़्यादा करीब थे। ख़ास तौर पे जो सेलेस्टियल ऑब्जर्वेशन होती है इनके पास उसका खासा इल्म हुआ करता था, लेकिन ये लोग अपनी नॉलेज, अपना इल्म दूसरों के साथ शेयर नहीं करते थे। ये सिर्फ इनकी मखसूस क्लास के अंदर ही महदूद रहता था, क्योंकि जाहिर है इनका जो भी प्रिविलेज था वो इसी नॉलेज की वजह से था। अपनी इस नॉलेज को हासिल करने के लिए ये लोग सेलेस्टियल ऑब्जर्वेशंस तो किया करते थे, यानी आसमान पे चांद, सूरज, सितारे, इन सब की ऑब्जर्वेशन तो किया करते थे, लेकिन उसके साथ साथ ये लोग एक सीक्रेट प्रैक्टिस भी किया करते थे जिसको शमनिज्म कहा जाता है, और इस प्रैक्टिस के करने वालों को शमन कहा जाता है। ये लोग एक खास तरह का डांस करके या एक मखसूस तरीके से ड्रम बजाकर अपने ऊपर एक ट्रांस की कैफियत तारी कर लेते थे। एक तरह का वजद का आलम इनके ऊपर तारी हो जाता था, और उस वजद के आलम में ये लोग रूहों से या मुख्तलिफ किस्म की मखलूक़ात से मुलाकात करते थे जो इनको मुख्तलिफ पावर्स देती थी, यानी इनके दुश्मनों को नुकसान पहुंचाने की ताकत या मुस्तकबिल का हाल मालूम करने की ताकत। इसी कैफियत के अंदर इनमें से कुछ लोग ऐसी मखलूक़ात से मुलाकात करते थे जिनका सर इंसान का और धड़ किसी जानवर का होता था, या सर किसी जानवर का और धड़ किसी इंसान का होता था। ये लोग इस कैफियत में हवा में उड़ने का तजुर्बा करते थे, कभी सितारों पे उड़ने का तजुर्बा करते थे, कभी ये ज़मीन के अंदर जाने का तजुर्बा करते, यानी कि अंडरवर्ल्ड में जाने का तजुर्बा करते। और इनमें से कुछ लोग इसी कैफियत के अंदर किसी दूसरे प्लेनेट पर किसी देवता से मुलाकात करने का दावा भी किया करते थे। दोस्तों, कुछ मॉडर्न शमन्स का इस स्पिरिचुअल जर्नी के दौरान उनके ब्रेन वेव पैटर्न्स को साइंसदानों ने रिकॉर्ड किया है, और उस रिकॉर्डिंग में उन्हें ये पता चला कि इस दौरान जो उनके ब्रेन के फीचर्स होते हैं, जो इनके ब्रेन वेव्स होती हैं, उनका पैटर्न उसी तरह से होता है जिस तरह के किसी इंसान का मेडिटेशन के वक्त होता है। इस वजह से साइंसदानों का क्लेम है कि ये कोई एक्टिंग नहीं कर रहे, बल्कि इनको किसी किस्म का कोई जहनी तजुर्बा होता है। यानी उनका मकसद कहने का ये है कि ये कोई एक्टिंग नहीं है। और बहुत से ऐसे वेस्टर्नर्स भी हैं, वेस्टर्न प्रैक्टिशनर्स हैं, जो मुख्तलिफ किस्म की केमिकल्स जिनको साइकेडेलिक्स कहते हैं, शायद आपने DMT का नाम सुन रखा हो, वो इन केमिकल्स के इस्तेमाल से खुद के ऊपर इस तरह का ट्रांस तारी कर चुके हैं। और उनका भी कहना यह है कि उन्होंने इस कैफियत में मुख्तलिफ किस्म की एंटिटीज से मुलाकात की है जो कि उनको मुस्तकबिल के बारे में मशवरे देती है, या उन्होंने किसी जानवर से मुलाकात की, या वो खुद किसी जानवर में ट्रांसफॉर्म हो गए। बहुत सारी अर्लियर एंशिएंट सिविलाइजेशंस का ये अकीदा था कि हमारी कॉस्मोस 3 टेयर्स में, 3 लेवल्स में डिवाइडेड है, जिनमें से एक अंडरवर्ल्ड है जहाँ पर रूहें रहती हैं, जबकि मिडिल वर्ल्ड में इंसान रहते हैं, और अपर वर्ल्ड में देवता रहा करते हैं। अगर देखा जाए तो इनमें से बहुत सी सिविलाइजेशंस का आपस में एक दूसरे से कोई कांटेक्ट भी नहीं था, लेकिन फिर भी इन सब का एक ही अकीदा होना कुछ हैरत का बाइस है। लेकिन एक ऐसी चीज़ थी जो इन सभी सिविलाइजेशंस में कॉमन थी, और वो ये कि यहाँ पर या तो शमनिस्टिक प्रैक्टिसेस की जाती थी या फिर ऐसी ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता था जो कि साइकेडेलिक्स थी। जैसे कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन में ब्लू लोटस को ख़ास अहमियत हासिल थी, और ब्लू लोटस एक साइकेडेलिक है, यानी इसके इस्तेमाल से आदमी उसी तरह के ट्रांस में चला जाता है जिस तरह का ट्रांस शमन्स एक्सपीरियंस किया करते थे। दोस्तों, शमनिस्टिक प्रैक्टिसेस और साइकेडेलिक्स के इस्तेमाल ने इन तमाम सिविलाइजेशंस के लोगों को एक ही तरह का एक्सपीरियंस कराया, और उसके नतीजे में ये तमाम सिविलाइजेशंस एक ही कंक्लूजन पर पहुंची। वो ये कि हम यानी इंसान एक मिडिल वर्ल्ड में रहते हैं, मरने के बाद हम अंडरवर्ल्ड में चले जाते हैं जो कि स्पिरिट्स की वर्ल्ड है, जबकि एक अपर वर्ल्ड भी है जहाँ उनके देवता रहा करते हैं।
और यही अंडरवर्ल्ड और अपर वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट था जिसकी वजह से न्यूलिथिक दौर के इंसानों ने न्यू ग्रेंज जैसी इमारतें बनाई। अब इन इमारतों का अंडरवर्ल्ड और अपर वर्ल्ड के साथ क्या कॉन्सेप्ट है, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। एंशियंट सिविलाइजेशंस के अंदर ये कॉन्सेप्ट भी कॉमन था कि सूरज रात को गुरूब होने के बाद अंडरवर्ल्ड में चला जाता है। जिस तरह के इजिप्शियंस का ख्याल था कि उनका सूरज देवता रात के वक्त अंडरवर्ल्ड से गुजरता है और मुख्तलिफ़ किस्म की हैबतनाक और खौफनाक मखलूकों का मुकाबला करते हुए वो दूसरे दिन दोबारा से एक नया जन्म लेता है। और यहाँ से इस कॉन्सेप्ट ने जन्म लिया कि जब ये सूरज सुबह अंडरवर्ल्ड से मिडिल वर्ल्ड में यानी हमारी दुनिया में आता है तो ये वो पोर्टल खोल देता है जिस पोर्टल के ज़रिए से हमारी दुनिया यानी मिडिल वर्ल्ड से अंडरवर्ल्ड में दाखिल हुआ जाता है। और यही वजह थी कि इन लोगों ने इस सूरज की पहली किरण के साथ अलाइन करके ऐसी इमारतें बनाई ताकि वो किरणें इनकी रूहों को गाइड करके हमारी मिडिल वर्ल्ड से अंडरवर्ल्ड में दाखिल होने के लिए गाइड कर सकें। दोस्तों, यहाँ पर यह बताना ज़रूरी है कि क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है न्यूलिथिक एरा की, जिसकी तारीख़ हमारे पास डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में लिखी हुई मौजूद नहीं है, इसलिए यहाँ पर बहुत कुछ स्पेकुलेशंस पर मबनी है। बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ अंदाजे हैं, लेकिन अगर आप इन डॉट्स को कनेक्ट करना शुरू करें तो एक बहुत क्लियर पिक्चर आपके सामने आ जाएगी। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि विंटर सोलिस्टिस में आखिर ऐसी क्या ख़ास बात है। न्यू ग्रेंज का पैसेज टॉम्ब आयरलैंड में है और आयरलैंड की कदीम सिविलाइजेशन केल्टिक सिविलाइजेशन थी। इन लोगों का बिलीव था कि विंटर सोलिस्टिस के आसपास वो वक्त होता है जब मिडिल वर्ल्ड यानी इंसानों की दुनिया और अंडर वर्ल्ड यानी रूहों की दुनिया के दरमियान का वेल, इसके दरमियान का पर्दा बहुत थिन होता है। इसलिए ये लोग यकीन करते थे कि इस टाइम पर बदरूहें यानी इविल स्पिरिट्स अंडरवर्ल्ड से निकलकर मिडिल वर्ल्ड में आ सकती हैं और इंसानों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसी वजह से ये लोग इस वक्त समेन का त्यौहार मनाया करते थे, जिसको अब हैलोवीन के नाम से जाना जाता है। इस त्यौहार में ये लोग खौफनाक किस्म के मास्क पहनकर मुंह से डरावनी सी आवाज़ें निकाला करते थे ताकि इविल स्पिरिट्स को खुद से दूर भगा सकें। ये अहमियत थी विंटर सोलिस्टिस की और इसी वजह से इन लोगों ने न्यू ग्रेंज जैसे स्ट्रक्चर्स को विंटर सोलिस्टिस के सूरज के साथ अलाइन किया, क्योंकि इनका ख्याल था कि ये वो वक्त होता है जिस वक्त मिडिल वर्ल्ड से अंडरवर्ल्ड के दरमियान का पर्दा बहुत वीक होता है। इस वजह से इस दौरान मिडिल वर्ल्ड से अंडरवर्ल्ड के दरमियान कम्युनिकेट किया जा सकता है या मिडिल वर्ल्ड से अंडरवर्ल्ड में दाखिल हुआ जा सकता है। इसके बाद आपने नोट किया होगा कि मैंने कहा था कि ये लोग अपने एक्सपीरियंस के दौरान महसूस करते थे कि इन्होंने कुछ ऐसे जानवरों से मुलाकात की है जिनका धड़ इंसान का है और सर किसी जानवर का है, या सर इंसान का है और धड़ किसी जानवर का है। अगर आप अर्लियर इजिप्शियन या अर्लियर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशंस के ऊपर रिसर्च करें, उनके रिलीजियस बिलीव्स के ऊपर रिसर्च करें, तो आपको पता चलेगा कि वो बहुत सारे ऐसे देवताओं के ऊपर यकीन रखा करते थे जिनका धड़ इंसान का होता था या धड़ जानवर का होता था और सर इंसान या जानवर कोई मिक्सअप किस्म की चीज़ हुआ करती थी। तो दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट इन तमाम अर्लियर सिविलाइजेशंस के अंदर कहाँ से आया? जहाँ तक बहुत सारे हिस्टोरियंस का ख्याल है और अगर इन डॉट्स को कनेक्ट किया जाए तो मेरा भी यही ख्याल है कि ये कॉन्सेप्ट इनके अंदर शमन्स की इस प्रैक्टिस की वजह से आया। अब दोस्तों, बात करते हैं कि आखिर ये एंटिटीज़ कौन हैं जो इन लोगों को नज़र आती हैं और जो आज भी वेस्टर्न प्रैक्टिशनर्स को नज़र आती हैं, उनसे मुलाकात करती हैं और उनको मुस्तकबिल के बारे में गाइड करती हैं, मुस्तकबिल के बारे में उनको मशवरे दिया करती हैं या मुस्तकबिल की ख़बरें उनको देती हैं। दोस्तों, शैतान ने अल्लाह ताला को ये वर्ड दिया था, उनसे ये वादा किया था कि वो इंसान को बहकाने की कोशिश करेगा और शैतान ने अपना ये काम बखूबी, अपना ये फ़र्ज़ निभाता चला आ रहा है। अगर आप पुरानी अर्लियर एंशिएंट सिविलाइजेशंस के ऊपर रिसर्च करना शुरू करें एक के बाद एक, तो इन तमाम एंशिएंट सिविलाइजेशंस में एक ही तरह के बिलीफ्स नज़र आते हैं। ये तमाम लोग अंडरवर्ल्ड्स के ऊपर यकीन रखा करते थे, ये ऐसे देवताओं के ऊपर यकीन रखा करते थे जिनका सर इंसानी और धड़ किसी और का हुआ करता था। ये तमाम लोग ऐसी अपर वर्ल्ड्स के ऊपर यकीन रखा करते थे जो कि इनके ख्याल में देवताओं की दुनिया थी। अगर आप ग्रीक सिविलाइजेशन को उठाएं, अगर आप इजिप्शियन सिविलाइजेशन को उठाएं, अगर आप मेसोपोटामियन सिविलाइजेशंस को उठाएं, अगर आप केल्टिक सिविलाइजेशन को उठाएं, अगर आप नॉर्थ अमेरिकन जो
ट्राइबल सोसाइटीज़ हैं उनको उठा के उनके ऊपर रिसर्च करें। आखिर कौन है ऐसी एंटिटी जो इन तमाम की तमाम सिविलाइजेशन के तमाम लोगों को एक ही तरह के जाल बुनकर दिखा रहा है, एक ही तरह के ख्यालात इनके जहन में डाल रहा है। कम से कम मैं तो कन्विंस हूँ कि ये जो एंटिटीज़ जो आज भी वेस्टर्न प्रैक्टिशनर्स को नज़र आती हैं और इस कदर खुल के नज़र आती हैं कि इनके एथियस्ट लोग जो किसी रूहानी वजूद के ऊपर यकीन नहीं रखते, वो भी कहते हैं कि ये कोई हेलुसिनेशन नहीं है, क्योंकि वो जिस हेलुसिनेशन को जानते हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है। और ये जो एक्सपीरियंस इनको DMT के बाद होता है वो कोई और मखलूक है, वो कोई और एंटिटी है जो कि आके इनसे मुलाकात करती है। कम से कम मैं कन्विंस हूँ कि वो एंटिटी जिन्नात हैं, वो एंटिटीज़ शयातीन हैं जो कि इनको बहकाने के लिए आते हैं और जो कि आज से हज़ारों साल पहले मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से लेकर इजिप्शियन सिविलाइजेशन से लेकर आज तक हर इंसान को गुमराह करते चले आ रहे हैं। उन्होंने अपना पैटर्न नहीं बदला, लेकिन इंसान इस कदर बेवकूफ़ साबित हो रहा है कि वो बार बार उसी धोखे का, उसी जाल का शिकार हो रहा है। और दोस्तों, मेरी ये सीरीज़ अभी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई है। आज की इस एपिसोड के लिए इतना ही। मेरी ये सीरीज़ जारी रहेगी। इससे अगले पार्ट में मैं बेबीलोन की बात करूँगा और उसके बाद ग्रेजुअली मैं एलियंस की तरफ भी आऊँगा।